Hello everyone, I hope you guys are doing good. So we are going to learn the Central Vigilance Commission Act 2003. The video will be in two parts, part first and part second. And I have dealt with all the important sections, जो भी important sections थे जो previous year exams में पूछे जा चुके हैं उन सबको मैंने cover किया है. एक थर्ड पार्ट भी होगा जिसमें MCQ होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं CBI APP एग्ज़ाम में. तो ये 3 वीडियोस देखने के बाद आपका CVC एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन और कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन whose recommendation the Central Vigilance Commission was established? The answer is Shri K. Santhanam. Okay, so जो committee that recommended the formation of a Central Vigilance Commission was headed by Shri K. Santhanam. Hence the committee is named after him. Okay, जो भी most of the time जो भी head करते हैं कमेटी को उन्हीं के नाम पर हमारी कमेटी होती है. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो आप भी याद कर लें, से आने के चांसेस हैं आगे. और हिस्ट्री बहुत लंबी है इसकी, बट हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लॉ ओनली. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से डील करने की ज़रूरत नहीं है. द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज़ 1964 and the Santhanam committee advised and guided the central government that there should be an agency in the field of vigilance, and thus the CVC came into picture. Now CVC is the apex vigilance institution and it is free of control from any executive authority. And what is the work of CVC? It monitors all the vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organization in planning, executing, reviewing and reforming their vigilant work. This is the work of CVC. Okay, so there is no control of the government, keep that in mind. Then CVC bill was passed by both the houses of parliament in 2003. Bill कब पास हुआ है CVC का? In the year 2003, and president gave its assent on 11th of September 2003. So the date of enactment of the act of the Central Vigilance Commission is 11th of September 2003. Important, keep that in mind. Although ये कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में, but फिर भी you never know, the pattern keep on changing. Okay. Then talking about the constitution of the commission, तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे, एंड देयर विल बी नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स. तो यहाँ पर कैपिंग कर दी गई है कि मिनिमम हो सकते हैं, हो सकता है कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन हो और सिर्फ एक विजिलेंस कमिश्नर एज अ मेंबर वर्क करे, लेकिन 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होंगे. ठीक है. देन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. It says that the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioner shall be appointed from amongst persons. Appointment, who is eligible to be appointed as a Central Vigilance Commissioner और द विजिलेंस कमिश्नर. ठीक, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है, 2 कंडीशंस हैं, दो कैटेगरीज़ हैं जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कमिश्नर अगर उन 2 कैटेगरीज़ में से किसी एक से बिलोंग करते हैं तो उनको अपॉइंट भी किया जा सकता है. पहला ये कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज, यूनियन की सिविल सर्विसेज में काम कर चुके हों किसी सिविल पोस्ट पे, ठीक है, अंडर द यूनियन, और उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिंग टू विजिलेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इस फील्ड में उनको नॉलेज होना चाहिए. दूसरा जो शख्स एलिजिबल है हु कुड बी अपॉइंटेड इन दिस ऑफिस इज समवन हु इज़ होल्डिंग ऑफिस इन अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, याद रखिएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी या जो उसे ओन कर रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही हो या फिर कंट्रोल कर रही हो, उसको अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ही इज़ वर्किंग इन दैट ऑफिस, उसको अपॉइंट किया जा सकता है. ऑब्वियसली जो ऑफिस कोई भी C या B या C या D ग्रेड का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन A ग्रेड एम्प्लॉय. ठीक है, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है. नाउ द प्रोविजो अटैच टू द सेक्शन सेज दैट
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो इन दोनों कैटेगरी में से not more than 2% shall belong to the same category as referred in either A or B. ठीक है, तो यानी कि चाहे तो दो विजिलेंस कमिश्नर आप बी कैटेगरी से ले लें और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो ए कैटेगरी का हो, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एक विजिलेंस कमिश्नर आपने ए कैटेगरी या बी कैटेगरी से ले लिया और जो दूसरा शख्स होगा वो इनमें से जो भी वो दो जिस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते थे उससे ये बिलोंग करेगा. ओके, but not more than 2 should belong to the same category as mentioned in subclause A or B. Now apart from this vigilance commissioner and central vigilance commissioner, there is a secretary to the commission as well, और इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी जो है वो है प्रेसिडेंट, और सेक्रेटरी टू द कमीशन को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा. Then headquarter will be in New Delhi. Okay, then section 4 it talks about the appointment and the condition of service. So as we know that secretary to the commission will be appointed by the central government. Section 4 कहता है कि central vigilance commission and vigilance commissioners shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. तो question अगर आता है कि who is the appointing authority of central vigilance commissioner or vigilance commissioners, तो वो है president. president किसकी recommendation पे appoint करेगा, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसके में कितने टोटल मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर होंगे. सबसे पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरमैन होंगे उस कमेटी के. दूसरे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हु बी द मेंबर ऑफ द कमेटी, एंड द थर्ड वन इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल मेंबर्स होंगे. तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी which will be headed by the Prime Minister of India. ठीक है, then we have Home Minister and Leader of Opposition of the House of People. लोकसभा में जो होंगे वो मेंबर होंगे, ये 2 मेंबर होंगे, और ये जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अपने अंडर हिज हैंड एंड सील. ठीक है, कमेटी का कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आगे भी आएगा. हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन अटैच टू द सेक्शन सेज दैट अगर मान लीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर नहीं है कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस टाइम पे जिस टाइम पे कमेटी फॉर्म की गई है और अपॉइंटमेंट करना है, तो क्या होगा, तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, ऑपोजिशन की, उसमें से कोई मेंबर चुना जाएगा जो एज अ मेंबर काम करेगा कमेटी के लिए. ठीक है, फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा से इलेक्ट किया जाएगा, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है. ठीक, देन दी सब क्लॉज 2 सेज दैट क्लॉज 2 सेज दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीसी और वीसी शैल बी इनवैलिड मेड बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन द कमेटी. मान लीजिए अगर इन तीनों में से प्राइम मिनिस्टर को होना तो ज़रूरी है, अगर मान लीजिए होम मिनिस्टर या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी भी वजह से नहीं है, एब्सेंट हैं बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, और अपॉइंटमेंट हो जाता है, कमेटी रिकमेंड कर देती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, तो उसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते. ठीक है, ये चीज़ सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्लियर कर रहा है. नाउ सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस. तो CVC का टर्म ऑफ ऑफिस है 4 ईयर्स और 65 ईयर्स. ठीक है, और VC का टर्म ऑफ ऑफिस भी 4 ईयर और 65 ईयर्स ही है. ठीक है, 4 साल 65 ईयर्स. ये इसमें से जो भी पहले आएगा वो आपका एक्सेप्टेबल होगा. मान लीजिए कोई if a person is appointed as a VC or a CVC at the age of 64, ठीक है, 65 पे उनका रिटायरमेंट होना है. ठीक है, लेकिन 1 साल अभी उनको अपॉइंट हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है, लेकिन वो 1 साल अगले साल बिकॉज सिंस व्हेन ही वाज अपॉइंटेड ही वाज 64, नेक्स्ट ईयर वो 65 के हो जाएंगे, तो उन्हें रिटायर हो जाएंगे. ठीक है, फिर ये 4 साल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा. जो भी विच एवर इज़ लेस विल बी एक्सेप्टेड, इधर इट्स 4 ईयर और 65 ईयर्स. ओके, नाउ CVC इज़ इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ये सेफगार्ड्स कुछ सेट किए जाते हैं ताकि क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे ऑफिस की. तो यही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, किसी भी ऑफिस में उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, नॉट ओनली एज अ CVC बल्कि और भी किसी ऑफिस में जो आगे मेंशन है उसमें भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. ठीक है,
बट द विजिलेंस कमिश्नर्स मे बी अपॉइंटेड एज CVC। विजिलेंस कमिश्नर को एज अ CVC अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये प्रोविज़ो अटैच है जिसमें ये बात क्लियर की गई है कि टर्म ऑफ ऑफिस नॉट टू बी मोर देन 4 years इन एग्रीगेट। अगर VC को एज अ CVC अपॉइंट किया जा रहा है तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस शुड नॉट बी मोर देन 4 years इन एग्रीगेट, ठीक है। यानी एज अ VC प्लस CVC मिला के एग्रीगेट जो है वो 4 year से ज़्यादा नहीं हो सकता है। The spelling of office is wrong here, I'm sorry for that. Then oath or affirmation, it would be again the appointing authority is president, तो president के आगे ही oath होगी। मान लीजिए president अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्होंने अगर कोई भी XYZ रीज़न है तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं who would be acting in his behalf, okay. Then term of office section 5 also talks about the resignation। तो अगर रेसिग्नेशन करना है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर को तो वो किसे अपना एड्रेस करेंगे रेसिग्नेशन लेटर? इट वुड बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। ये बात याद रखिएगा, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही अथॉरिटी ऑफ रिमूवल होगी या फिर उससे सीनियर कोई होगा। तो मान लीजिए अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर है तो रेसिग्नेशन जनरली आप गवर्नर को ही देते हैं, लेकिन सीनियर को भी दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है तो फिर गवर्नर के पास अथॉरिटी नहीं है कि ना ही उन किसी जो भी जिसको भी एज प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है उसको रिमूव करने की या सस्पेंड करने की गवर्नर के पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। दैट कुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। देन पीछे हमने पढ़ा था कि इनएलिजिबल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर आर इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। विजिलेंस कमिश्नर को एज अ CVC अपॉइंट किया जा सकता है बट अदर ऑफिसर्स में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो क्लॉज 6 हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिसमें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है एक रिटायर्ड CVC या फिर VC को। तो किसी भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के लिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी or any assignment or appointment which is required by law to be made by the president by warrant under his hand and seal, उसके लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल ऑफिस हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रिमूवल। तो रिमूवल की अथॉरिटी जैसे कि मैंने पहले बोला कि प्रेसिडेंट के पास ही है, लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव कब करेगा, व्हाट आर द ग्राउंड्स? तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 बताता है कि प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रिमूव कर सकता है। ये पता कैसे चलेगा? मान लीजिए किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ चार्जेस आते हैं, कोई एक्यूजेशन एलिगेशन लगता है कि ही इज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज अ कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर और CVC, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा वो मैटर। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और अगर इंक्वायरी करने पर उसको लगता है कि येस द एलिगेशंस मेड आर ट्रू तो वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि वो रिमूव कर दें विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसके खिलाफ भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, एंड देन प्रेसिडेंट विल रिमूव हिम। देन क्लॉज 2 सेज दैट जब ये इंक्वायरी चल रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ये इंक्वायरी कर रहा होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंक्वायरी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस फॉर दैट टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मान लीजिए आफ्टर द इंक्वायरी ये पता चलता है कि नहीं द एलिगेशंस वर नॉट ट्रू तो उनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया जाएगा, जिसे बोलते हैं बहाली कर ली जाएगी, ओके। और अगर मान लीजिए अगर वो सही होते हैं एलिगेशंस, इफ दे आर प्रूव टू बी ट्रू, तो फिर सस्पेंशन विल टर्न इनटू रिमूवल, ओके। नाउ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हमने पढ़ा पीछे की हो सकती है, ग्राउंड्स हैं। तो इनकैपेसिटी का मतलब क्या है? तो इनकैपेसिटी का मतलब है कि ईदर ही हैज़ बीन एडजज्ड एज एन इंसॉल्वेंट या फिर उनको कॉन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में इट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस वो किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व थे, ठीक है, आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस,
या फिर प्रेसिडेंट को ये लगता है, इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, उनको ये लगता है कि ही इज़ अनफिट, द पर्सन इज़ अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी. Okay, then the last condition is has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a central vigilance commissioner or vigilance commissioner. ठीक है, कोई भी उन्होंने फाइनेंशियली या फिर अदर एड लिया है जिसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि ही वोंट बी एबल टू जस्टिफाई हिज ऑफिस. ठीक है, जस्टिफाई द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, तो उस ग्राउंड पे, इन ग्राउंड्स पे इनकेपेसिटी प्रूव हो सकती है. ठीक है. Then the proviso defines what is misbehavior. इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा. ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि if the person is concerned or is interested in any contract or agreement made by on behalf of the government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member in common with other members of incorporated company, he shall for the purpose of subsection be deemed to be guilty of misbehavior. Okay.